तो बच्चों कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो मैं आप लोगों का केमिस्ट्री एजुकेटर केशव जाजू सर आप लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारी अगले वन शॉट लेक्चर में। तो बेटा आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। हिंदी में हम इसे ऊष्मागतिकी के नाम से जानते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवालों की प्रोफाइल इस चैप्टर से पूछी जा चुकी है और एक्सपेक्टेड है कि आगे भी अच्छे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आज का सेशन ना मैंने सवालों पे सेंट्रिक ज्यादा रखा है, जहां मैंने मेंस और एडवांस के अच्छे अच्छे सवाल, हर प्रोफाइल का एक एक सवाल कवर किया है और उसी के थ्रू आपको थ्योरी कवर करवाने की कोशिश की है। आप इससे एक सवाल तो पक्का एक्सपेक्ट करके चले आपके पेपर में आएगा। एडवांस में कभी कभी दो भी आ सकते हैं, पेपर 1 में एक, पेपर 2 में। ठीक है जी, बढ़िया। और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपको पीडब्ल्यू ऐप पे मिल जाएंगे। पीडब्ल्यू ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। जो बच्चे पीडब्ल्यू के बारे में नहीं जानते हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पीडब्ल्यू हमारा एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जहां पे करोड़ों बच्चे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और सिर्फ तैयारी ही नहीं, सिलेक्शन भी निकाल रहे हैं। तो उसी लीग में आप भी जुड़ जाइए, अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से सवालों को प्रैक्टिस करें और जल्दी से सिलेक्शन निकालें। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। भाई इस चैप्टर को इंग्लिश में कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। बहुत सारे बच्चों को थ्योरी तो समझ में आ जाती है बट सवाल में अप्लाई करने में बड़ी दिक्कत होती है। वो कहते हैं सर हमको फॉर्मूले सारे पता हैं बट हम ना लैंग्वेज पकड़ के, मतलब पढ़ के समझ ही नहीं पाते कि फॉर्मूला किस तरह लगाएं। तो बेटा इस चैप्टर में दो हीरो हैं। वैसे तो मैं हर फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में यही बोलता हूं, पर यहां पे उस चीज का अत्यधिक सर्वाधिक यूजेज आपको दिखेगा। फॉर्मूला तो सही लगाना ही है पहली चीज, दूसरा यूनिट्स का खेल है। अगर सही यूनिट्स आपको लगानी आ गई तो बहुत बढ़िया हो जाएगा काम, नहीं तो गड़बड़ होना तय है। तो यूनिट्स आपको ढंग से खेलनी आनी चाहिए। हम बात भी कर लेंगे एक बार सारी चीजों की और एक एक करके शुरू भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए आइए भाई स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बातचीत। अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स पे बात करता हूं तो मुझे आज करने हैं बहुत सारे पीवाईक्यूज एंड आज मेरा कराने का तरीका चैप्टर को डिस्कस, क्वेश्चंस पे मेन फोकस है। मैं क्वेश्चन उठाऊंगा डायरेक्ट और क्वेश्चन से रिलेटेड जो थ्योरी है वो वहीं बताता चलूंगा और मैंने सारे क्वेश्चन इस हिसाब से उठाए हैं कि आपकी सारी थ्योरी रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे और क्वेश्चंस के अंदर जो जो रेलेवेंट थ्योरी होगी उसको पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आइए भाई स्टार्ट करते हैं, हमारे पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है ये पहला सवाल, ध्यान से इसको पढ़ें जरा। क्या होता है जब मीथेन क्रमशः निकाय ए और निकाय बी में अंतर्गत दहन से गुजरता है? निकाय ए एक रुद्धोष्म निकाय है और निकाय बी एक ऊष्मागतिकी पात्र है। आपको बताना है ताप बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा, क्या होगा। बेटा पहली बात, निकाय क्या चीज होती है? तो हम बोलते हैं निकाय आपके पूरे ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जो आपके काम की चीज है। जिस वक्त आप जिस जगह पे काम कर रहे हो, जिस पे आप फोकस कर रहे हो, वो निकाय है। उसके अलावा बची हुई सारी चीज जो है वो परिवेश है ना। बची हुई सारी चीज जो है वो परिवेश है। ठीक है, अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। अगर निकाय के बारे में, परिवेश के बारे में सबको समझ में आता है तो बेटा आपको ऊष्मा गतिकीय प्रक्रम पता होने चाहिए। आपको ऊष्मा गतिकीय प्रक्रम पता होने चाहिए। क्या होते हैं ऊष्मागतिकीय प्रक्रम, ध्यान से देखें। क्या होते हैं ऊष्मागतिकीय प्रक्रम, ध्यान से देखें। हम बोलते हैं मेजरली हम ये 5 तरीकों से पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहला है समदाबीय, सबसे पहला है समदाबीय प्रक्रम। समदाबीय प्रक्रम होता है जहां स्थिर दाब हो। समदाबीय प्रक्रम होता है जहां स्थिर दाब हो, मतलब जो प्रेशर है वो सेम रहे। ओके, अगला है समतापीय। समतापीय का मतलब होता है जहां स्थिर ताप हो। समतापीय का मतलब होता है जहां स्थिर ताप हो, मतलब टेम्परेचर सेम हो। अच्छा, सम आयतनीय का मतलब होता है जहां स्थिर आयतन हो।
समायतनीय का मतलब होता है जहां पे स्थिर आयतन हो। ठीक है जी, समायतनीय का मतलब होता है जहां पे स्थिर आयतन हो। और बेटा इसके बाद में आता है रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम का मतलब होता है जहां पे निकाय और परिवेश के मध्य किसी प्रकार की किसी ऊष्मा का ना तो उत्सर्जन होता है ना अवशोषण होता है। कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता, ना उत्सर्जन ना अवशोषण। और उसके बाद मैंने बात करी चक्रीय प्रक्रम की। चक्रीय प्रक्रम आपका ऐसा प्रक्रम होता है जिसके अंदर प्रारंभिक और अंतिम बिंदु सेम होता है। जिसके अंदर प्रारंभिक और अंतिम बिंदु सेम होता है। अगर अंतिम और प्रारंभिक बिंदु सेम होता है तो हम बोलते हैं किसी भी अवस्था फलन का मान 0 होता है। किसी भी अवस्था फलन का मान 0 होता है, क्योंकि अवस्था फलन क्या होते हैं, जहां प्रारंभिक और आपकी अंतिम अवस्था हो, पर अगर दोनों ही चीजें सेम हो तो घूम के सब कुछ सेम ही हो जाना है, तो अंतर 0 हो जाना है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, जहां दाब सेम है मतलब P1 इक्वल टू P2, जहां ताप सेम है मतलब T1 इक्वल टू T2, जहां आयतन सेम है मतलब V1 इक्वल टू V2, जहां ऊष्मा का कोई एक्सचेंज नहीं है वो रुद्धोष्म प्रक्रम, और जहां अवस्था फलन 0 है वो चक्रीय प्रक्रम। तो ये मेरे ऊष्मा गति के प्रक्रम हैं अलग अलग तरह के। सही बात है। अब अगर ये बात आपको समझ में आती है तो चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो बेटा ये नॉलेज इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत है। ध्यान से सुनिएगा कि आपने दहन किया है। अब आई होप आपको ये चीज तो मूल कंसेप्ट से पता होगी कि अगर मैं दहन की बात करता हूं, अगर मैं दहन की बात कर रहा हूं आपसे, तो बेटा दहन करवाने का ये साफ साफ मतलब होता है कि ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना। किसी ईंधन को जलाना दहन करना कहते हैं, और एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अगर ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो अब इसमें होगा क्या, बहुत सारी ऊष्मा निकलेगी, उत्सर्जित होगी। तो आपने इस निकाय के अंदर भी मीथेन का दहन किया, इस निकाय के अंदर भी मीथेन का दहन किया। ऊष्मा गति की पात्र मतलब या तो ये है या ये है या ये है, इनमें से कोई एक पात्र है पहले तीनों में से। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्या होगा। बेटा देखो, अगर रुद्धोष्म निकाय है तो किसी प्रकार की ऊष्मा बाहर तो जा नहीं सकती, क्योंकि निकाय और परिवेश के बीच में कोई बातचीत नहीं है। जो अंदर है वो अंदर ही रहेगा, जो बाहर का है वो बाहर ही चलेगा। यानी कि बस दहन होता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। वो टेम्परेचर बैलेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस डब्बे के बाहर तो कुछ निकल ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो एक रुद्धोष्म निकाय है। यहां किसी प्रकार की ऊष्मा का कोई चेंज तो हो ही नहीं रहा। यानी कि जो ताप है वो बढ़ता जा रहा है, और अगर तापमान बढ़ता जा रहा है तो तापमान बढ़ता है निकाय ए में, ये एक ही जगह पे लिखा हुआ है, तो क्लियरली आंसर यही हो जाएगा। क्लियरली आंसर यही हो जाएगा। जबकि अगर आप इस पात्र की बात करें, चाहे वो समदाबीय हो या समायतनीय हो या समतापीय हो, बेटा ऐसी स्थिति में क्या है कि आपका तापीय साम्य आ जाता है, क्योंकि निकाय और परिवेश के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान है। तो अगर आप दहन करेंगे भी तो ताप बढ़ेगा भी, तो ऊष्मा बाहर निकलती जाएगी। तो एक समय के बाद तापमान जो है वो क्या रहेगा, उतना ही रहेगा जितना पहले था। जो एक्स्ट्रा हीट है वो निकलती जाएगी बाहर, है ना, या एक्स्ट्रा गर्म भी होगा तो बाहर से हीट आती भी जाएगी अंदर। तो आदान प्रदान चलता रहता है, तो तापीय साम्य रहता है, और तापीय साम्य रहता है तो तापमान समान रहता है ना। यहां पे हम बोलेंगे तापीय साम्य होगा, और तापीय साम्य की वजह से तापमान समान होगा। जबकि यहां पे कोई साम्य नहीं होगा, बाहर कुछ निकलेगा ही नहीं, तो अंदर ही अंदर चलेगा, तो तापमान लगातार बढ़ता रहेगा। आंसर आएगा ए ऑप्शन। आंसर आएगा ए ऑप्शन। सही है ना, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन कहता है निम्न में से प्राचलों का वह समुच्चय बताइए जो पथ फलनों को दर्शाता है। बेटा अगर मैं फलन की बात करूं तो मैं ये बोलता हूं कि ऊष्मागतिकीय फलन दो तरीके के होते हैं। ऊष्मागतिकीय फलन दो तरीके के होते हैं। क्या होते हैं दो तरीके के, ध्यान से सुनिएगा। हम बोलते हैं ऊष्मागतिकीय फलन दो तरीके के होते हैं, जिसमें यहां हमारे पास में होता है अवस्था फलन,
और यहां हमारे पास में होता है पथ फलन। समझ रहे है ना? यहां हमारे पास होता है अवस्था फलन और यहां हमारे पास होता है पथ फलन। ऊष्मागतिकीय फलन दो तरीके के होते हैं, अवस्था फलन और पथ फलन। हमने बोला यदि अवस्था फलन हम बात कर रहे हैं तो ये वो है जो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं। पथ फलन वो है जो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर नहीं करते, किस रास्ते से आप जा रहे हो उस पर निर्भर करते हैं। तो बेटा अवस्था फलन का मतलब है हमारे पास में यू। यू बोले तो आंतरिक ऊर्जा, एच बोले तो एंथैल्पी, जी बोले तो गिब्स मुक्त ऊर्जा, एस बोले तो एंट्रोपी। ये चारों मेरे अवस्था फलन है। पर अगर मैं पथ फलन की बात करूं तो पथ फलन हमारे पास दो तरीके के हैं, Q और W। Q का मतलब ऊष्मा, W का मतलब कार्य। Q का मतलब है ऊष्मा और W का मतलब है कार्य। ठीक है जी, तो ये अवस्था फलन है, ये पथ फलन है। इतनी बात समझ में आती है। आपको ये चीज भी समझ में आती होगी कि G का मान होता है H माइनस TS और H का मान होता है U प्लस PV। ये चीज भी हम लोग पढ़ते थे, है ना? तो ये अवस्था फलन है, ये पथ फलन है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, U एक अवस्था फलन है, बट अगर कोई ये कहे कि डेल्टा U एक अवस्था फलन है, नहीं। डेल्टा U एक अवस्था फलन है, बिल्कुल नहीं। क्या U एक अवस्था फलन है? बिल्कुल यस। इस बात को समझें, डेल्टा U एक अवस्था फलन है, नहीं। U एक अवस्था फलन है, हाँ। ठीक है जी। अगर ये चीज है मेरे पास में, ये चीज समझ में आती है, क्योंकि डेल्टा यू ये एक अवस्था फलन है बेटा, इसीलिए तो इसका मान डेल्टा यू है। ये फाइनल माइनस इनिशियल लिखा जाएगा। अगर इसी को अवस्था फलन बोलोगे तो डेल्टा ऑफ डेल्टा यू लिखना पड़ेगा, जो कि सही नहीं है ना? ये चीज होती है। तो ठीक है भाई, अगर ऐसा है तो अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से प्राचलों का वह समुच्चय जो पथ फलनों को दर्शाता है। Q प्लस डब्ल्यू, तो हमें पता है Q प्लस डब्ल्यू डेल्टा यू होता है। डेल्टा यू कभी भी पथ फलन हो नहीं सकता। Q और W पथ फलन होते हैं, ये बात सभी को पता है। H माइनस टी एस जी के बराबर होता है और G भी अवस्था फलन होता है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर होगा केवल बी और सी, और केवल बी और सी होगा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना? केवल बी और सी होगा, मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सही है ना? बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर ये चीज क्लियर है तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये ग्राफ पे आधारित है। ये जो क्वेश्चन है ये ग्राफ पे आधारित है कि एक आदर्श गैस के समतापीय प्रसार को नहीं निरूपित करने वाले आलेखों का संयोजन है। तो इस ग्राफ को हम बाद में देखेंगे, पहले हम थोड़ी बातें करें थ्योरी से रिलेटेड, क्योंकि मैंने कहा था मैं हर क्वेश्चन से थ्योरी समझाऊंगा। मैंने कहा था मैं हर क्वेश्चन से थ्योरी समझाऊंगा। ध्यान से देखो, सबसे पहले कोई भी आदर्श गैस जो होती है हमारे पास, सबसे पहले कोई भी आदर्श गैस जो हमारे पास होती है उसमें दो तरह की चीजें होती हैं। कोई भी आदर्श गैस जो हमारे पास होती है उसमें दो तरह की बातें होती हैं। एक होता है प्रसार, गैस का प्रसार। एक होता है गैस का संपीड़न। समझे बात को? एक होता है गैस का प्रसार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेंशन। एक होता है गैस का संपीड़न, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंप्रेशन। ठीक है जी, बढ़िया बात है। तो हमने बोला ये है प्रसार और ये है संपीड़न। ओके जी, प्रसार और संपीड़न है। बेटा प्रसार का मतलब होता है गैस का फैलना। अगर गैस का फैलना प्रसार है, जैसे कि कुछ इस तरीके से आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर ये आपके पास एक सिलेंडर है, यहां हमारे पास एक पिस्टन है ना, और यहां मेरे पास गैस के अणु हैं। यहां मेरे पास गैस के अणु हैं। तो अभी गैस जितनी जगह घेर रही है, सपोज करो ये आयतन V1 है, तो मैंने बोला अगर मेरी गैस प्रसारित होती है, अगर मेरी गैस प्रसारित होती है तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे अगर मेरी गैस प्रसारित होती है तो भैया ऐसा है, गैस अगर प्रसारित होती है तो अब गैस को इतनी जगह और मिल गई।
अगर गैस मेरी प्रसारित होती है तो इतनी जगह और मिल गई। अगर इतनी जगह और मिल गई तो ध्यान से बात को समझने की कोशिश करिए, ये सिलेंडर आगे शिफ्ट हो गया, यानी कि क्या हुआ, प्रसारण हुआ। आप ऐसे समझें इस बात को, आप ऐसे समझें इस बात को कि यहां पे दो तरीके के दाब लग रहे हैं। ये गैस के अणुओं द्वारा लग रहा है पी गैस, और एक बाहर से लग रहा है पी एक्सटर्नल। तो हम बोलते हैं कि अगर आपके पास में गैस के द्वारा लगा हुआ दाब ज्यादा है किससे, बाहरी दाब से, तो ये पिस्टन बाहर की तरफ जाएगा, गैस को ज्यादा जगह मिलेगी, हम बोलेंगे क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है, गैस का प्रसारित हो रही है गैस। पर अगर मैं बोलूं कि बाहरी दाब ज्यादा है, गैस का दाब कम है, तो पिस्टन अंदर की तरफ शिफ्ट होगा। और अगर पिस्टन अंदर की तरफ शिफ्ट होगा तो ये होगा संपीड़न, ये होगा संपीड़न। या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रसार का मतलब होता है अंतिम आयतन ज्यादा है प्रारंभिक आयतन से, और संपीड़न का मतलब है अंतिम आयतन कम है प्रारंभिक आयतन से। ठीक है, तो ये संपीड़न है, वो प्रसारण है। समझ में आती है बात? मतलब प्रसार करने से आयतन बढ़ता है ना, दाब घटता है। संपीड़न करने से आयतन कम होता है, दाब बढ़ता है, क्योंकि दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। और अगर आप गैस और बाहरी दाब के बीच में कंपैरिजन करना चाहते हैं तो ये कंडीशंस होती है। ठीक है, अगर ये कंडीशंस होती हैं तो ये तो हो गया प्रसार का मतलब कि गैस प्रसारित हो रही है, इसका मतलब आयतन बढ़ रहा है, दाब घट रहा है। ठीक है, आयतन बढ़ रहा है, दाब घट रहा है ना। हमने बोला कि प्रसारण का मतलब है या प्रसारित होने का मतलब है आयतन बढ़ रहा है, दाब घट रहा है ना। और संपीड़न का मतलब है आयतन घट रहा है, दाब बढ़ रहा है, ऐसा है। समझे बात को ध्यान से, समझे बात को ध्यान से, ये चीज है। अगर ये चीज है हमारे पास में, ये चीज हमको समझ में आती है अच्छे से, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आई होप ये चीज क्लियर होगी। अब मैं बात करता हूं कि अगर मैंने बोला समतापीय, तो आपको याद होगा कि मैंने आपको ये पढ़ाया था कि समतापीय का मतलब होता है स्थिर ताप, स्थिर ताप। और अगर आदर्श गैस की बात हो रही है तो बेटा जी समतापीय का मतलब हम कैसे समझ सकते हैं, हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिएगा कि यदि मैंने समतापीय बोला है, आप ये बोल दो आदर्श गैस की बात हो रही है, तो इक्वेशन हो गई पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर आदर्श गैस की बात हो रही है तो इक्वेशन हो गई पीवी इक्वल टू एन आर टी। अगर इक्वेशन हो गई पीवी इक्वल टू एन आर टी, तो अब समझने की कोशिश करें, यदि मैंने बोला कि समतापीय प्रक्रम है, यदि मैंने बोला समतापीय प्रक्रम है, तो समतापीय का मतलब है कि तापमान फिक्स है। अब बेटा मोल्स तो होते ही फिक्स है, आर होता ही फिक्स है, तापमान मैंने फिक्स कर दिया, है ना। मोल्स होते ही फिक्स है, आर होता ही फिक्स है, तापमान मैंने फिक्स कर दिया। अगर ये तीनों चीजें फिक्स हैं तो आप ध्यान से देखिए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि पीवी बराबर क्या होता है, कांस्टेंट, है ना। टेम्परेचर फिक्स है, मोल्स होते ही फिक्स है, आर भी फिक्स है, तो P इंटू वी क्या हो गया, कांस्टेंट। अगर पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया तो हमने बोला P1V1 बराबर P2V2, है ना। P1V1 बराबर P2V2, ये इक्वेशन होती है। यानी कि आपको ये समझ में आ रहा है कि जो दाब है वो आयतन से व्युत्क्रमानुपाती है, जो दाब है वो आयतन से व्युत्क्रमानुपाती है, ये चीज। अच्छा, अगर ये बात चली रही है तो एक और बात बता दूं, अगर मैं रुद्धोष्म प्रक्रम की बात करता हूं तो वहां भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है कि रुद्धोष्म प्रक्रम जो है उसके लिए जो इक्वेशन है वो क्या हो जाती है, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे समतापीय में पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है, वैसे यहां पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है। हमने बोला P1V1 की पावर गामा इक्वल टू P2V2 की पावर गामा, है ना। ये चीज है। गामा क्या चीज है सर, बेटा जी गामा याद करो पॉइजन अनुपात हुआ करता था, सीपी अपॉन सीवी, है ना। सीपी अपॉन सीवी, जहां सीपी होती थी मोलर ऊष्मा धारिता स्थिर दाब पर, सीवी होता था मोलर ऊष्मा धारिता स्थिर आयतन पर।
ठीक है, सही बात है, ये रुद्धोष्म की बात है। ऑल्दो अभी ये हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न तो समतापीय है। अब समतापीय में प्रसार हो रहा है, ये इक्वेशन समतापीय के लिए यूज होती है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ग्राफ सही नहीं है, इनमें से कौन सा ग्राफ सही नहीं है, कौन सा ग्राफ निरूपित नहीं करता है, कौन सा ग्राफ सही चीज निरूपित नहीं करता है। तो आप समझिए बात को, अगर आपको पता है कि समतापीय है तो हमें यह पता है कि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसने Vm क्यों लिखा है, क्योंकि ये 1 मोल के लिए बात कर रहा है। Vm मतलब मोलर आयतन, यानी कि 1 मोल का आयतन। तो मैंने बोला अगर PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो P हो गया K इंटू 1/V, P हो गया K इंटू 1/V। ये हो सकता है। तो यहां से आपको ये चीज समझ में आ रही है कि जो दाब है वो 1/V के समानुपाती है, जो दाब है वो 1/V के समानुपाती है। अगर दाब 1/V के समानुपाती है, यानी कि इन दोनों में अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये y इज इक्वल टू mx जैसा ग्राफ होगा क्या, जो ओरिजिन से पास होगा, है ना, ओरिजिन से पास होगा। तो देखो जी, P वर्सेस 1/V का ग्राफ है, ओरिजिन से पास होगा, ऐसा जाएगा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है, मुझे वो बताना है जो सही नहीं है। तो देखो थोड़ा स्मार्ट वे यूज करेंगे, जिन भी ऑप्शन में ए होगा वो तो आंसर कतई नहीं होगा, यानी कि जिन भी ऑप्शन में ए होगा वो तो आंसर कतई नहीं होगा, क्योंकि ये तो सही ग्राफ है, हमें गलत वाला बताना है। तो बी और डी तो रिजेक्ट हो गए। अब सी और डी में से कोई एक ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि बी तो कॉमन है। सी और डी में से अगर कोई एक ट्राई कर ले तो बेटा ये देखो, यू वर्सेस वी या पीवी वर्सेस पी। आप एक बात बताएं, अगर पीवी कांस्टेंट है, पी इंटू वी का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, तो आप दाब कितना भी बढ़ा लो आयतन उतना ही कम होता जाएगा, ताकि ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। मतलब दाब कितना भी बढ़ा लो या कितना भी घटा लो, पी इंटू वी का मान तो फिक्स ही रहेगा। अगर पी इंटू वी का मान फिक्स ही रहेगा, यानी कि ये ग्राफ बिल्कुल सही है। अगर ये ग्राफ बिल्कुल सही है तो ये आंसर नहीं हो सकता, आंसर इसे ही होना पड़ेगा, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है ना। अब यहां बात करें, देखो बी आंसर क्यों है, क्योंकि पी वर्सेस वी में अगर आप बात करते हैं कि पी वर्सेस वी की अगर आप बात करते हैं तो एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो ग्राफ कुछ ऐसा लगता है कि एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, ग्राफ ऐसा होना चाहिए। यहां तो ऐसा ग्राफ है, ये तो सही नहीं है। अगर मैं डी ऑप्शन की बात करता हूं, यू वर्सेस वी, तो बेटा आंतरिक ऊर्जा जो है इसका मान कांस्टेंट रहता है, क्योंकि डेल्टा यू का मान 0 रहता है ना। अगर मैंने समतापीय प्रसार की बात करी है तो समतापीय में भैया ऐसा है, टेम्परेचर का अंतर जो है वो हो गया 0। अगर डेल्टा टी मेरा 0 है तो आप देखें डेल्टा यू क्या हो जाएगा, एन सीवी डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा यू हो गया 0। अगर डेल्टा यू 0 हो गया यानी कि यू का मान क्या है, कांस्टेंट। अगर यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यहां तो यू बढ़ रहा है, तो सही नहीं है। अगर ये सही नहीं है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये भी गलत है। तो बी और डी गलत है और बी और डी गलत है, तो ए आंसर है। बट हमने स्मार्टली तरीके से चेक किया आंसर निकालने के पर्सपेक्टिव से, तो हमें तो वैसे भी आंसर मिल गया। प्लीज देखिए ध्यान से, यहां तक कोई भी दिक्कत है तो बताएं। यस, प्लीज देखिए, कोई भी दिक्कत है तो बताएं। यस, हाँ जी, ठीक है जी। चलिए आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, चलिए आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं तो ये वाला सवाल, ये वाला सवाल आपको बताना है कैसे करोगे। बहुत ही आसान सवाल है, ट्राई करना जरा, ट्राई करना जरा। यस, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, निम्न में से अवस्था फलनों की संख्या, तो हमने अभी भी डिस्कस किया अवस्था फलन, पथ फलन। तो अवस्था फलन होता है आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स मुक्त ऊर्जा, है ना। पथ फलन होता है ऊष्मा और कार्य। तो मैंने बोला ऊष्मा तो पथ फलन है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। हाँ, आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी और आयतन, क्योंकि आयतन का भी अंतर देखा जाता है, ये तीनों बिल्कुल ठीक है। आंसर हो जाएगा 3, आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि ये 3 अवस्था फलन है हमारे पास। बढ़िया है, ठीक है जी, ओके। आइए इस क्वेश्चन पे चलें, पढ़ो जरा इस सवाल को। मैं चाहता हूं आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें 2 मिनट लगा के। यस, प्लीज 2-3 मिनट लगा के इस सवाल को ट्राई करो यहीं पे।
प्लीज देखो तो। हाँ जी, चलिए आइए आगे बात करते हैं। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को समझते हैं। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा वीडियो को पॉज करके। सुनिएगा गौर से मेरी बात को। देखो बेटा, यहां पे ना पहले सवाल समझते हैं, फिर यूनिट्स का खेल समझते हैं, फिर आगे बात करते हैं। एक आदर्श गैस के 5 मोल हैं। एक आदर्श गैस के 5 मोल हैं। मैं क्यों ना सारा डेटा लिखता जाऊं ताकि मेरे को बात समझ में आए। मैंने बोला कि मेरे पास एक आदर्श गैस है, इसके मेरे पास 5 मोल हैं। मेरे पास एक आदर्श गैस है जिसके मेरे पास 5 मोल हैं। 293 केल्विन प्रारंभिक दाब, 2.1 मेगापास्कल से 1.3 मेगापास्कल दाब तक एक स्थिर बाहरी दाब इसके विरुद्ध प्रसारित किया गया है। मैंने बोला प्रारंभिक दाब है 2.1 मेगापास्कल, है ना। आपके पास में P1 से P2 कहां जा रहा है, 1.3 मेगापास्कल, और बाहरी दाब है 4.3 मेगापास्कल, है ना। इसके विरुद्ध प्रसारित किया जा रहा है। प्रक्रम में स्थानांतरित ऊष्मा कितनी है मुझे बतानी है, और आंसर देना है किलोजूल पर मोल में। अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा, अच्छा सवाल है। अब बात यह आ जाती है कि ऊष्मा बतानी है, आदर्श गैस है, ये सारी बात है, और मुझे कह रहा है एक स्थिर बाहरी दाब इसके विरुद्ध हमने उसे प्रसारित किया गया है। तो अब आप देखो, टेम्परेचर आपको 293 केल्विन दिया हुआ है। सही है, बढ़िया बेटा। यानी कि तापमान 293 केल्विन है तो फिक्स है। अगर तापमान फिक्स है तो हम यहां पे ये कह सकते हैं क्या कि क्योंकि ताप मेरे पास में फिक्स है तो डेल्टा टी का मान मेरे पास में 0 है। तापमान मेरे पास में फिक्स है तो डेल्टा टी का मान 0 है। अगर डेल्टा टी का मान 0 है तो डेल्टा यू का मान भी 0 हो जाएगा। डेल्टा यू का मान भी 0 हो जाएगा। सही बात है, क्योंकि अगर डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा यू 0 हो जाएगा। अगर डेल्टा यू 0 है तो आप प्रथम नियम अगर चेक करते हैं, अगर आप प्रथम नियम चेक करते हैं तो प्रथम नियम क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है तो डेल्टा यू हो गया 0। डेल्टा यू क्या हो गया, 0। अगर डेल्टा यू 0 हो गया, क्योंकि हमने ऊपर बात कर ली थी, तो क्यू प्लस डब्ल्यू का मान 0 है, तो क्यू किसके बराबर है, माइनस डब्ल्यू। क्यू किसके बराबर है, माइनस डब्ल्यू, है ना। अगर डेल्टा यू 0 है यानी कि क्यू प्लस डब्ल्यू 0 है, तो क्यू किसके बराबर है, माइनस डब्ल्यू। अगर Q बराबर है माइनस डब्ल्यू के, तो हम बोलेंगे कि भैया W क्या होता है। प्लीज ध्यान से देखिएगा, हमने बोला W क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। W क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। अगर ये चीज समझ में आती है, अगर ये चीज समझ में आती है, तो आप ध्यान से समझें, क्या है मेरा बाहरी दाब, क्या है मेरे आयतन का डेटा। ठीक है, तो बाहरी दाब मेरे पास में है 4.3 मेगापास्कल, 4.3 मेगापास्कल, और आयतन का डेटा नहीं है। बट मुझे हमेशा पता है कि अगर आदर्श गैस होती है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी तो हमेशा लागू है। तो यहां से आयतन को लिखा जा सकता है एनआरटी अपॉन पी। यहां से आयतन को लिखा जा सकता है एनआरटी अपॉन पी। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि W का मान हो गया माइनस पी एक्सटर्नल इंटू एन आर टी अपॉन P2 माइनस एन आर टी अपॉन P1। ठीक है, अगर W का मान ये हो गया तो हमने बोला W किसके बराबर है, माइनस एन आर टी कॉमन इंटू पी एक्सटर्नल इंटू 1 अपॉन P2 माइनस 1 अपॉन P1। समझ में आती है बात, ये चीज है। अगर ये चीज क्लियर है, अगर ये चीज क्लियर है, प्लीज ध्यान से देखें, माइनस एनआरटी इंटू पी एक्सटर्नल इंटू 1/P2 माइनस 1/P1। अब यार
बात इतनी सी है, बात इतनी सी है कि देखो आप ध्यान से समझो, यहां पे भी दाब है, ये भी दाब है, तो अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो मैं यहां पे ये कहूंगा कि ये भी मेगा पास्कल है ना, और ये भी मेगा पास्कल है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। आर को जूल में रखेंगे, वही यूनिट काम आएगी। आप देखना ध्यान से, मैंने बोला ये मेगा पास्कल है, ये भी मेगा पास्कल है, ये भी मेगा पास्कल है, तो यहां से मेगा पास्कल कॉमन आया, यहां का मेगा पास्कल ऊपर वाले मेगा पास्कल से कैंसिल। तो यानी कि जो मैं आर की यूनिट रखूंगा अल्टीमेटली वही मेरी यूनिट होगी आंसर की। तो मैंने बोला कि अगर मैं यहां पे काम करके देखता हूं तो W बराबर आता है, मोल्स कितने हैं 5, तो मैंने बोला -5 इंटू आर का मान कितना है 8.314, इसने हमें खुद दिया है, इंटू टेम्परेचर कितना है 293 केल्विन, इंटू बाहरी दाब कितना है हमारे पास में 4.3, इंटू 1/P2 माइनस 1/P1, यानी कि 1/1.3 माइनस 1/2.1। ये चीज है भाई, सही है ना। अगर ये चीज है मेरे पास में तो ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर मेरे को ऑप्शन टिक करना है क्या, नहीं मुझे एक आंसर देना है, ठीक है जी। तो मैंने बोला इसे हम बोल देते हैं क्या चीज, हम इसे बोल देते हैं -5 इंटू, इसको लगभग 8.3 मान लेते हैं, इसको 293 इंटू 4.3 इंटू इसे बोलेंगे 2.1 माइनस 1.3 अपॉन 2.1 इंटू 1.3, ये आ गया W। ठीक है जी, इसे सॉल्व वॉल्व आप लोग करेंगे, जब आप लोग पूरा सॉल्व वगैरह कर लेंगे तब जाके इसको हम क्या बोलेंगे, तब जाके इसको हम क्या बोलेंगे, प्लीज ध्यान से समझिएगा। मैंने इसको लगभग लगभग सॉल्व करने की कोशिश करी, तो ये हो रहा है 5 तिया 15, 5 अटे 40 और 1 41, यानी कि -41.5 इंटू 293 इंटू 4.3 इंटू 2.1 माइनस 1.3, तो 11 में से 3 गए 8, एक में से 1 गया 0, तो 0.8 डिवाइडेड बाय 2.1 इंटू 1.3, है ना, ऐसी चीज है। तो अगर मैं तो अभी कैलकुलेटर यूज कर सकता हूं, मैं तो अभी कैलकुलेटर यूज कर सकता हूं, तो ध्यान से देखिएगा, ये चीज बन रही है 5 इंटू 8.3 इंटू 293 इंटू 4.3, है ना, इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय 2.1 डिवाइडेड बाय 1.3। ये वैल्यू लगभग लगभग आपकी आ रही है क्या चीज, ये वैल्यू लगभग लगभग आपकी आ रही है सॉल्व होके -15322 जूल आ रही है। अगर ये वैल्यू आ रही है -15322 जूल, तो ध्यान से समझिएगा, मेरे पास आंसर आ रहा है -15322 जूल। तो अगर मेरे को किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो -15.322 किलो जूल हो गया। पर अभी भी आंसर नहीं आया है, यहीं पे नंबर कटते हैं, जल्दबाजी यही खराब कर रही है आपको। कैसे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैंने बोला 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए, बट ये रिजल्ट 5 मोल के लिए आया है। ये रिजल्ट 5 मोल के लिए आया है, मुझे आंसर पर मोल के लिए देना है, तो पर मोल के लिए आंसर आएगा -15/5, यानी कि -3 किलो जूल, -3 किलो जूल। अगर W का आंसर -3 किलो जूल आएगा तो Q क्या है, -W के बराबर है, तो Q क्या हो जाएगा -W, यानी कि -3 किलो जूल, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 किलो जूल पर मोल। Q क्या हो गया 3 किलो जूल पर मोल। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 किलो जूल पर मोल। इस प्रक्रम में स्थानांतरित ऊष्मा क्या है, 3 किलो जूल पर मोल। प्लीज ध्यान से बात को देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं, कोई समस्या है तो समझाएं, ठीक है क्या, कोई दिक्कत है तो बताओ। ओके, बढ़िया, चलिए नाइस। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। इस क्वेश्चन में एक तो यूनिट्स को कैसे लगाना है, कैसे कैंसिल करना है वो देखें, क्योंकि बच्चे कोशिश करते हैं इसको एटीएम में कन्वर्ट करने की, पर एटीएम में करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे यूनिट कैंसिल ही हो रही है ना। तो एक तो वो बात समझ में आए, फिर ये समझ में आए कि ये जूल में है तो किलो जूल में कन्वर्ट होगा, फिर ये समझ में आए कि ये कैलकुलेशन 5 मोल के लिए हुई है, हमें आंसर पर मोल के लिए पूछा है, तो हमें पर मोल के हिसाब से कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, सही है।
बढ़िया, ठीक है जी। अगर ये क्वेश्चन समझ में आता है तो ध्यान से सुनिएगा, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमको क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। एसी का टेम्परेचर 18 कर दो। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। मैं पहले चाह रहा हूं कि आप लोगों से इस बारे में सवाल कर लूं, हाँ, सारे प्रथम नियम के रिलेटेड सवाल कर लूं, फिर मैं ऊष्मा रसायन के सवालों पे जाऊंगा, फिर हम एंट्रोपी पे जाएंगे, फिर हम गिब्स मुक्त ऊर्जा पे जाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनो। एक गैस अवस्था ए से अवस्था बी में परिवर्तित होती है। एक गैस अवस्था ए से अवस्था बी में परिवर्तित होती है। इस प्रक्रिया में गैस द्वारा अवशोषित ऊष्मा और कार्य 5 जूल तथा 8 जूल है। जब आप ए से बी जा रहे हो तो अवशोषित ऊष्मा है 5 जूल और आपका कार्य है 8 जूल। अवशोषित ऊष्मा है 5 जूल और कार्य है 8 जूल। अब गैस को एक अन्य प्रक्रिया द्वारा ए में वापस लाया जाता है। अब गैस को एक अन्य प्रक्रिया द्वारा ए में वापस लाया जाता है, बी से वापस ए में लाया जाता है। अगर गैस को अन्य प्रक्रिया द्वारा बी से वापस ए में वापस लाया जाता है, उसके दौरान 3 जूल ऊष्मा निकलती है। उस दौरान 3 जूल ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो आपको बताना है उस दौरान कार्य क्या होगा। तो बेटा आप देखो, आप ए से बी जाओ या बी से ए जाओ, आप ए से बी जाओ या बी से ए जाओ, यानी कि आपको यह बात समझ में आ रही है कि डेल्टा यू का मान तो स्थिर रहेगा क्योंकि अवस्था फलन है और अवस्था सेम है। तो हमने बोला कि इस वाली साइड में डेल्टा यू जो है ये किसके बराबर है, क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी कि 5 प्लस 8 हो गया क्या, 5 प्लस 8। कोई दिक्कत है तो बताइए। कार्यक्रम से 5 जूल है, गैस द्वारा अवशोषित ऊष्मा और कार्य, तो ये चीज है आपकी, समझे बात, W है -8 जूल, क्योंकि गैस द्वारा कार्य हमेशा नेगेटिव होता है। तो अगर Q प्लस डब्ल्यू करते हो तो 5 - 8 यानी कि -3 जूल। डेल्टा यू आ गया -3 जूल। बढ़िया। अब हमने क्या बोला, अब आप ध्यान से देखें, जब हमने दूसरे केस में बात करी 3 जूल ऊष्मा निकलती है बी से ए आने में, है ना, जब ए से वापस लाया जाता है जिसके दौरान 3 जूल ऊष्मा निकलती है। अब गैस को एक अन्य प्रक्रिया द्वारा ए में वापस लाया जाता है तो इतनी जूल ऊष्मा निकलती है। तो डेल्टा यू किसके बराबर है, क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना। तो मैंने बोला कि हमारे पास में डेल्टा यू कितना आ गया है, प्लीज ध्यान से देखें, ये है 3 जूल ऊष्मा निकलती है, क्यू का मान +3 जूल लेंगे तो हमने बोला डेल्टा यू है -3 इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो मैंने बोला प्लीज ध्यान से देखना, कुछ तो गड़बड़ हो रही है साइन की, एक सेकंड रुकिए, कुछ गड़बड़ है साइन की, एक बार सही से चीजें देखें। एक गैस अवस्था ए से अवस्था बी में परिवर्तित होती है। इस प्रक्रिया में गैस द्वारा अवशोषित ऊष्मा और कार्य 5 जूल तथा 8 जूल होता है। तो ऊष्मा है अवशोषित 5 जूल और गैस द्वारा कार्य हो रहा है नेगेटिव, तो -8 जूल। तो अब गैस को एक अन्य प्रक्रिया द्वारा ए में वापस लाया जाता है, मतलब डेल्टा यू ए से बी का -3 जूल है, तो डेल्टा यू बी से ए का +3 जूल होगा, रिवर्स होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको, ये बात समझ में आ रही है आपको, यस। अगर ये बात समझ में आ रही है तो अब सवाल कह रहा है जिसके दौरान 3 जूल ऊष्मा निकलती है मतलब उत्सर्जित होती है। अब आप ध्यान से समझें, डेल्टा यू बी से ए जो है वो बराबर होता है क्यू बी से ए प्लस डब्ल्यू बी से ए। तो अगर आप इसे समझने की कोशिश करें तो डेल्टा यू है 3, क्यू जो है वो है -3 प्लस हमारे पास में है डब्ल्यू। तो हम बोलेंगे कि जो W है B से A का, ये बराबर हो जाएगा 3 + 3 यानी कि 6 जूल। क्या हो जाएगा, 6 जूल। और क्योंकि W का मान पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि W का मान पॉजिटिव आ रहा है, मतलब निकाय द्वारा नहीं, निकाय पर कार्य होता है। अगर निकाय पर कार्य हो रहा है तो हमने बोला 6 जूल का कार्य परिवेश के द्वारा गैस पर किया जा रहा है। हाँ, क्योंकि गैस मेरा निकाय है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। 6 जूल का कार्य परिवेश द्वारा गैस पर किया जा रहा है। तो आपको सही साइन समझने जरूरी है कि ए से बी जाने में -3 है तो बी से ए में +3 है ना। उस तरीके से हम सारी बात करेंगे, ठीक है, बढ़िया है। प्लीज ध्यान से सुने, प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। सही, ठीक है, आगे बात करते हैं।
अगर आगे बात करते हैं तो अगले सवाल पे चलते हैं। प्लीज ध्यान से इस सवाल को देखें। क्या कह रहा है ये वाला सवाल? 37 डिग्री के स्थिर ताप पर, 37 डिग्री के स्थिर ताप पर एक आदर्श गैस के 0.04 मोल से भरा हुआ पिस्टन उत्क्रमणीय ढंग से 50 ml से 375 ml तक फैलता है। मैंने बोला कि मेरे पास एक आदर्श गैस है, एक आदर्श गैस है, इसके लिए ताप है 37 डिग्री। एक आदर्श गैस है जिसके लिए ताप है 37 डिग्री। इस आदर्श गैस के मोल है 0.04, यानी कि 4 इंटू 10 की घात -2 मोल। ठीक है जी। इससे भरा हुआ पिस्टन उत्क्रमणीय ढंग से 50 ml से 375 ml तक हमारे पास में प्रसारित होता है। पचास ml से 375 ml तक फैलता है। ऐसा होने में ऊष्मा का 208 जूल शोषित होता है। ऐसा करने में ऊष्मा का 208 जूल अवशोषित होता है। तो आपको बताना है Q और W के मान क्या होंगे। बेटा अगर ताप फिक्स है तो समतापीय है, ताप फिक्स है तो समतापीय है। अगर ताप फिक्स है तो ये चीज समतापीय है। अगर ये चीज समतापीय है तो ध्यान से देखें, हमें इतनी बात तो पता है कि ये सब तो चलो जो भी दिया है, अगर समतापीय प्रक्रम है तो डेल्टा यू जीरो है। अगर डेल्टा यू जीरो है तो डेल्टा यू बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू के। ये चीज अगर जीरो है, ये चीज अगर जीरो है, यानी कि क्यू प्लस डब्ल्यू का मान जीरो है। अगर क्यू प्लस डब्ल्यू का मान जीरो है तो क्यू का मान किसके बराबर है? -W के। Q का मान किसके बराबर है? -W के। तो अगर Q है 208 जूल तो W है -208 जूल। अगर Q है 208 जूल तो W है -208 जूल, क्योंकि दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं। Q मुझे दिया हुआ है तो W मुझे सीधा ही पता चल गया। अगर मुझे सीधा ही पता चल गया तो Q, अगर Q प्लस 208 है तो W -208 है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। प्लीज ध्यान से देखें, समझ में आ रही है क्या बात? प्लीज ध्यान से देखें, समझ में आ रही है क्या चीज? अगर Q प्लस 208 है तो W -208 हो जाएगा, है ना? सही है साहब, बढ़िया। आसान सवाल था, तो कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी, सिर्फ दिमाग लगा के सवाल करना था। अगर दिमाग लगा के सवाल करना था तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये वाला। अगला क्वेश्चन है ये वाला। एक आदर्श एक परमाणु गैस के एक मोल को, एक आदर्श एक परमाणु गैस के एक मोल को ग्राफ में दिखाए अनुसार परिवर्तित किया जाता है। किए गए कार्य का परिमाण क्या होगा? मैंने बोला भाई आदर्श गैस है, एक मोल है, इस तरीके से हम उसको परिवर्तित कर रहे हैं। कार्य का परिमाण मुझे बताना है, कार्य का परिमाण मुझे बताना है। तो मैंने बोला 1 से 2 गए, 2 से 3 आए, 3 से 1 आए, टोटल कार्य बताना है। तो यार अगर मुझे टोटल कार्य बताना है तो हमने क्या बोला? टोटल कार्य मैंने क्या बोला? 1 से 2, फिर गए 2 से 3, फिर गए 3 से 1। ठीक है, 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, 3 से 1 गए, है ना? ये चीज है। अगर ये चीज है तो 1 से 2 है समदाबीय प्रक्रम, 2 से 3 है समायतनीय प्रक्रम, और 3 से 1 है समतापीय प्रक्रम। सही है, ये समदाबीय है, ये समायतनीय है, ये समतापीय है। अगर ऐसा है तो आपको एक बात तो पता है कि W का जनरल फॉर्मूला होता है -P एक्सटर्नल डेल्टा V, और समायतनीय में डेल्टा V 0 होगा। क्योंकि समायतनीय में डेल्टा V 0 होगा तो W2 से 3 होगा 0। W2 से 3 क्या होगा? 0।
अगर W2 से 3 हमारा 0 हो जाएगा तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं क्या कि जो मेरा टोटल वर्क है अब वो दो बातों पे निर्भर कर रहा है, 1 से 2, 3 से 1, क्योंकि 2 से 3 0 है, 3 से 1 और 1 से 2, है ना? ठीक, 1 से 2 और 3 से 1 इन दो चीजों पे निर्भर करता है। अगर इन दो चीजों पे निर्भर करता है तो 1 से 2 हो गया माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, प्लस 3 से 1 है समतापीय, और जब ग्राफ हो तो आपको उत्क्रमणीय वाला ही लेना होता है, ठीक है? तो हमें यहाँ पे क्या बोलना होगा, हम यहाँ पे साफ साफ बोल देंगे कि फॉर्मूला हो जाएगा माइनस P2 V2 और माइनस P1 V1 कुछ भी ले लो, ln V2 बाय V1, क्योंकि माइनस nRT होता है फॉर्मूला तो वैसे, बट हमें क्योंकि मोल्स और टेम्परेचर अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, मोल्स दिए हैं टेम्परेचर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप nRT की जगह PV भी लिख सकते हो, तो आप P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है, तो कुछ भी ले लो, P1 V1 ले लो चाहे, या फिर P2 V2 ले लो चाहे। ठीक है जी, हमारे पास ये तीन तरीके के फॉर्मूले हैं। सही है, बढ़िया। अगर ये चीज है तो आइए W1 से 2 की बात करते हैं। अगर W1 से 2 की बात करते हैं तो 1 से 2 जाने में बाहरी दाब है 1 बार इंटू V2 माइनस V1 है 40 माइनस 20, तो आंसर आ गया माइनस 20 बार लीटर, माइनस 20 बार लीटर। और अगर मैं बात कर रहा हूं 3 से 1 की, अगर मैं बात कर रहा हूं 3 से 1 की, तो हमने बोला P1 V1 लो या P2 V2 लो, इस पॉइंट पे दाब है 0.5, ये है 40, तो ये हो गया 20, इस पॉइंट पे ये है 1, ये है 20, तो ये भी हो गया 20, तो ये वैल्यू आ गई P1 V1 या P2 V2 की 20 ln V2 बाय V1, यानी कि 20 बाय 40। तो हमने बोला ये वैल्यू आ गई -20 इंटू ln 1/2, ln 1/2 इज माइनस ln 2, तो हमारे पास में आंसर आ गया 20 ln 2, 20 ln 2। अगर आंसर आ गया 20 ln 2 तो हमने बोला टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क क्या हो जाएगा हमारे पास, -20 प्लस 20 ln 2। प्लीज देखिए ध्यान से, अगर ये चीज है 20 मैंने ले लिया कॉमन, ln2 -1 बन गया। अब बेटा ln2 हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के टाइम से जानते हैं 0.7 होता है, तो ये हो गया। बट आप यूनिट देखिएगा, यूनिट अभी तक बार लीटर ही चल रही है, यूनिट अभी तक बार लीटर ही चल रही है, हमें आंसर जूल में देना है, ये चीज ध्यान रहे। यूनिट अभी तक बार लीटर ही चल रही है, इसे 0.3 बोल दिया माइनस का, तो -20 इंटू 0.3 बार लीटर, है ना, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, -6 बार लीटर। अगर ये आ गया तो हमने बोला, हमें ये चीज पता थी कि 1 बार लीटर जो है वो 100 जूल के बराबर होता है ना, तो हमने बोला कि -6 बार लीटर जो है ये बराबर होगा -600 जूल के। तो आंसर आ गया -600 जूल। हमें तो मैग्नीट्यूड ही बताना है, तो आंसर आ जाएगा 600 जूल। आंसर क्या आ जाएगा, 600 जूल। तो आप देखें इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 600 जूल। तो आपको सही यूनिट कन्वर्जन आने चाहिए, सही फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, तभी आपकी बात बन सकती है ना। प्रक्रम पहचानना आना चाहिए, हर तरीके से सारे काम करने आने चाहिए, तभी जाके आपका काम बनता है। ठीक है, बढ़िया, ओके। चलिए जी, अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगर मैं अगले सवाल पे जाना चाहता हूं तो ये वाला सवाल देखो भाई क्या कह रहा है। ये जेई एडवांस 2025 का सवाल है ना, इसी साल आया था जेई एडवांस में। प्लीज ध्यान से देखिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है और एक बेसिक से कॉन्सेप्ट पे आधारित है।
आदर्श गैस व्यवहार मानते हुए 300 केल्विन ताप तथा स्थिर दाब। चलो इससे पहले मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूं, थोड़ा आसान वाला, इसी कॉन्सेप्ट का थोड़ा आसान वाला क्वेश्चन करते हैं ताकि ये क्वेश्चन करने में फिर आसानी हो। ये देखो, अभिक्रिया N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 पर विचार कीजिए जो स्थिर तापमान और स्थिर दाब पर होती है। यदि अभिक्रिया के लिए डेल्टा H और डेल्टा U क्रमशः एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा में अंतर के बराबर हैं, तो निम्न व्यंजकों में से कौन सा सत्य है? अगर ये बात है तो ये रिएक्शन है हमारे पास, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। है ना? अगर ये है तो आपको एक रिलेशन याद दिलाऊं, हम लोगों ने ये रिलेशन पढ़ा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए हम इस चीज को सत्य मानते हैं। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT मानते हैं, जहां पे डेल्टा Ng क्या होता है? गैसीय स्टोइक्योमेट्रिक मोलों का सम माइनस अभिकर्मक के स्टोइक्योमेट्री मोलों का सम, इसका अंतर। गैसीय स्टोइक्योमेट्री मोलों का सम माइनस अभिकर्मक के स्टोइक्योमेट्रिक मोलों का सम, गैसीय प्रोडक्ट माइनस गैसीय रिएक्टेंट के डिफरेंस को हम लेते हैं। अगर ये चीज हम लेते हैं तो ध्यान से देखना, हमने क्या बोला, प्लीज गौर से देखें। डेल्टा यू और डेल्टा एच में रिलेशन बताना है तो क्या वो इस चीज पे निर्भर करेगा? तो डेल्टा एनजी क्या हो जाएगा? डेल्टा एनजी हो जाएगा प्रोडक्ट की स्टोइक्योमेट्री माइनस रिएक्टेंट की स्टोइक्योमेट्री, ये चीज आ गई -2। अगर ये चीज आ गई -2 तो ध्यान से देखना, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी, यानी कि मैंने बोला डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू -2RT, ये चीज है हमारे पास में। अगर ये चीज है हमारे पास में तो ध्यान से बात को समझो, क्या डेल्टा एच का मान इस वैल्यू में इतना घटाने के बाद आ रहा है? यानी कि हम बोले डेल्टा एच का जो मान है वो कम है किससे? डेल्टा यू से। डेल्टा एच का जो मान है वो क्या है? लेस देन है डेल्टा यू से। सही बात है, डेल्टा एच का मान कम है डेल्टा यू से, तो हम बोलेंगे डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू, यानी कि आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, है ना? डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आती है बात? ठीक है, देखो ध्यान से, अगर ये चीज समझ में आती है कि सी हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित एक और सवाल देखते हैं जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया था। प्लीज गौर से देखिएगा, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है बट थोड़ा थोड़ा इस तरीके का है। आदर्श गैस व्यवहार मानते हुए 300 केल्विन तथा स्थिर दाब पर 144 ग्राम जल के संपूर्ण विद्युत अपघटन होने पर किया हुआ प्रसारण कार्य किलो जूल में कितना होगा? किलो जूल में कितना होगा? तो हम बोलेंगे H2O लिक्विड जो है इससे बनता है H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, है ना? अगर ये चीज है तो हमारे पास 144 ग्राम जल है। अगर मेरे पास 144 ग्राम जल है तो मोल हो जाएंगे दिया गया भार अपॉन मोलर भार, तो हम बोलेंगे ये हो गया 72, ये हो गया 9। हमने बोला 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81। तो हमारे पास जल के कितने मोल आ गए? 8 मोल। अब 1 मोल पे 1 मोल तो 8 मोल पे ये भी हो गए 8 मोल, 1 मोल पे आधा मोल तो 8 मोल पे ये हो गया 4 मोल। प्लीज ध्यान से देखें, तो अगर मैं यहां पे कार्य की बात करूं तो कार्य निकालना है मुझे प्रसारण का, और क्योंकि एक अभिक्रिया है तो हम बोलते हैं अभिक्रियाएं हमेशा स्थिर दाब पर होती हैं। अभिक्रियाएं हमेशा स्थिर दाब पर होती हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो बेटा स्थिर दाब के लिए फॉर्मूला होता है -P एक्सटर्नल इंटू V2 - V1, होता है ना? ठीक है,
अगर ये होता है तो ध्यान से देखना, मैंने इसको बोला माइनस एन आर टी बाय वी इंटू, मतलब सॉरी इसको मैंने लिखा ये माइनस पी एक्सटर्नल इंटू, या पी एक्सटर्नल को हम अंतिम दाब भी कह देते हैं, तो माइनस पी टू इंटू, ये क्या हो जाएगा आपके पास में एन आर टी टू बाय पी टू माइनस एन आर टी वन बाय पी वन। ये चीज हो गई। अगर ये चीज हो गई तो ध्यान से देखिए P2 से P2 कैंसिल, तो माइनस कॉमन एन आर मैंने बाहर ले लिया, ये चीज क्या बन जाएगी T2 माइनस ये चीज, माइनस एन आर मैंने कॉमन ले लिया, P2 को अंदर ले गए तो T2 माइनस T1 टाइम्स P2 बाय P1। अगर ये चीज समझ में आती है तो अब आप एक बात को प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करें, दाब तो मेरा फिक्स ही है। अगर दाब मेरा फिक्स ही है, क्योंकि मैं इसको समदाबीय प्रक्रम मान के चल रहा हूं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाएं समदाबीय होती हैं, तो आपके प्रारंभिक और अंतिम दाब सेम है। अगर प्रारंभिक और अंतिम दाब सेम है तो हमने क्या बोला, हमने बोला कार्य किसके बराबर है, माइनस एन आर T2 माइनस T1, क्योंकि P1 और P2 आपस में कैंसिल है। अगर ऐसा है तो इस चीज को मैं क्या कह सकता हूं, मैं इस चीज को कह सकता हूं माइनस एन आर डेल्टा टी, और समटाइम्स इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है माइनस डेल्टा एन आर टी। सपोज करो मोल्स चेंज हो रहे हो और टेम्परेचर फिक्स हो, है ना, तो N2 और N1 हो, टेम्परेचर फिक्स हो, तो T बाहर आ जाएगा, मोल्स ऐसे आ जाएंगे, तो W हो गया माइनस डेल्टा एन आर टी, माइनस डेल्टा एन आर टी। अगर माइनस डेल्टा एन आर टी हो जाएगा, अगर ये माइनस डेल्टा एन आर टी हो जाएगा, तो आप समझें डेल्टा एन है मोल का अंतर, और वो भी कौन से मोल, गैसीय मोल, क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी तो गैसों पे ही लगता है। तो हमने बोला W क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो समझें ध्यान से बात, डेल्टा एन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट, तो लिक्विड है, तो 8 और 4 12 हो गया, तो ये हो गया माइनस 12 इंटू टी। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास में 8.3, क्योंकि मुझे जूल में आंसर देना है ना, और 8.3 को मैं 25/3 भी लिख सकता हूं आसानी के लिए। और क्या मुझे टेम्परेचर पता है, क्या मुझे टेम्परेचर पता है, हाँ जी 300 केल्विन पता है। तो देखिए ध्यान से, टेम्परेचर हमारा फिक्स है, तो यहां आपको वैसे भी दिख रहा होगा टी एक्चुअली फिक्स है, T1 और T2 कुछ भी ले लो, टेम्परेचर तो 300 केल्विन ही रहना है, और रिएक्शन स्थिर दाब पे होती है, ये हमने अजम्पशन लिया है। तो बेटा ये इससे कटेगा 4 गुना, आंसर आ गया -4 इंटू 25 इंटू 300। प्लीज बताइए ये बात समझ में आ रही है क्या? अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो मैंने बोला ये वैल्यू हो गई -4 इंटू 25 इज -100 इंटू 300, ये हो गया जूल में। आंसर किस यूनिट में देना है, किलो जूल में। किलो जूल में देना है तो इंटू 10 की घात -3 करते ही किलो जूल बन जाएगा, तो ये बन जाएगा -3 इंटू 10 की घात 4 इंटू 10 की घात -3 किलो जूल। तो वैल्यू हो जाएगी -3 इंटू 10 की घात 1, यानी कि लगभग -30 किलो जूल, है ना। आंसर हो जाएगा -30 किलो जूल। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया हो, आई होप आपको ये सवाल समझ में आया हो। हमारी साइड से आंसर हो गया हो -30, हमारी तरफ से आंसर हो गया हो -30, ठीक है ना, क्लियर है, ओके। आगे बढ़े, देखें प्लीज ध्यान से, ये चीज समझ में आई क्या? हाँ जी, चलिए आइए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर अगले सवाल पे चले तो ये वाला सवाल देखने लायक है, प्लीज गौर से देखें, बढ़िया सवाल है, अगला भी जेईई एडवांस का ही सवाल है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करता हूं तो ये क्वेश्चन मुझे कह रहा है एक मूल आदर्श एक परमाणु गैस, एक मूल आदर्श एक परमाणु गैस दो उत्क्रमणीय प्रक्रमों ए से बी और बी से सी, ए से बी और बी से सी, दो उत्क्रमणीय प्रक्रमों ए से बी और बी से सी से होकर जाती है, जैसा कि हमें चित्र में दर्शाया गया है ना।
ये V1 T1 है, ये V2 T2 है, ये V3 T2 है। ग्राफ है टेम्परेचर वर्सेस आयतन के बीच में, केल्विन और ये मीटर क्यूब, है ना। बढ़िया है। अच्छा, ए से बी एक रुद्धोष्म प्रक्रम है। यदि प्रक्रम ए से बी और बी से सी में कुल Rt2Ln10 ऊष्मा होती है, Rt2Ln10 ऊष्मा अवशोषित होती है, तो हमें बताना है 2 log V3 का मान क्या होगा। 2 log V3 का मान क्या होगा? हमने बोला Q कुल हमें कितना दिया हुआ है, Rt2Ln10, Rt2Ln10, Q कुल ये है। Q कुल क्या हो जाएगा हमारे पास, ए से बी प्लस बी से सी, ठीक है, ए से बी प्लस बी से सी। ए से बी एक रुद्धोष्म प्रक्रम है, ए से बी एक रुद्धोष्म प्रक्रम है, और बी से सी एक समतापीय प्रक्रम है। तो भाई रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए तो Q 0 हो जाएगा, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए तो Q 0 हो जाएगा। अगर रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए Q 0 हो जाएगा तो हम बोलेंगे टोटल Q जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, B से C। टोटल Q जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, B से C। अब अगर ये एक समतापीय प्रक्रम है तो समतापीय प्रक्रम किसके बराबर है, माइनस डब्ल्यू बी से सी। किसके बराबर है, माइनस डब्ल्यू बी से सी, है ना, क्योंकि Q माइनस डब्ल्यू के बराबर होता है, हम कई बार बात कर चुके हैं। तो अगर मैं डब्ल्यू बी से सी की बात करूं तो ये वैल्यू होती है माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाय वी वन। तो ये हो जाएगा माइनस एन आर टेम्परेचर है टी टू एल एन वी थ्री बाय वी टू, ये हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो बेटा जी ये डब्ल्यू बी से सी है। अगर मुझे क्यू लिखना होगा तो एक नेगेटिव और लगा दूंगा, कोई बात नहीं, बट मुझे V2 और T2 और N और R पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे V3 के टर्म्स में तो आंसर ही देना है। अगर V3 के टर्म्स में आंसर देना है, वो भी लॉग V3 के टर्म्स में आंसर देना है, तो इसे मैंने लिख दिया -2.303 nRT log V3 बाय V2। ये है, सही है ना। अगर ये आंसर है तो मोल्स है 1, मोल्स है 1। आर का मान है क्या चीज, आर का मान है क्या चीज, आर का मान हमें कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं, बट आर मेरा कैंसिल हो जाएगा तो इसे मैं एज इट इज रखूंगा, क्योंकि यहां भी एक आर मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, टेम्परेचर मुझे निकालना पड़ेगा T2। कैसे निकालना पड़ेगा, तो आप देखिए ध्यान से, ए से बी एक रुद्धोष्म प्रक्रम है और मुझे सवाल ने यह दिया है कि T1 जो है वो कितना है, T1 जो है वो कितना है, T1 है आपका 600, है ना, और T2 कितना है 60, दिख रहा है आपको, T2 कितना है 60, है ना, निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, V1 मुझे पता है 10, मुझे V2 निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। मुझे ये पता है कि T1 है 600 केल्विन और T2 है 60 केल्विन, ठीक है। V1 मुझे पता है क्या, V1 मुझे 10 मीटर क्यूब पता है, V2 मुझे निकालना पड़ेगा। अब अगर ऐसा है तो ए से बी एक रुद्धोष्म प्रक्रम है, तो हम ए से बी के लिए एक उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए क्या ये कह सकते हैं क्या कि ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि टीवी की पावर गामा -1 कांस्टेंट होता है। हाँ जी, और हमें ये भी पता है कि गामा जो है वो बराबर होता है सीपी बाय सीवी के। सीपी क्या होगा 5R/2 और सीवी क्या होगा, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। तो सीवी हो जाएगा सीपी माइनस आर, यानी कि 5R/2 माइनस आर, यानी कि 3R/2। 5/3 हो गया गामा। अगर गामा हो गया 5/3, T1 T2 हो गया, सारी बातें हो गई, तो अब हम चलते हैं आगे। अगर आगे चलते हैं तो पहले V2 को पता करने की जद्दोजहद है। अगर V2 को पता करने की जद्दोजहद है तो आप देखें, हम ये कहते हैं कि एडियाबैटिक प्रक्रम के लिए अगर उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रम होता है तो उसके लिए हम ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं। हमारे पास वैसे 3 रिलेशन होते हैं, एक होता है P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा,
एक होता है T1 V1 की पावर गामा -1 इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा -1, और एक होता है P1 की पावर 1 माइनस गामा T1 की पावर गामा इक्वल टू P2 की पावर 1 माइनस गामा T2 की पावर गामा। ये चीज है हमारे पास, बढ़िया है, ठीक है। अगर ये चीज है तो आइए इसके बारे में बातचीत करें। तो T1 है 600 केल्विन और V1 है 10, तो है 600 इंटू 10 इंटू गामा -1, पावर में गामा -1 यानी कि 5/3 -1 इज इक्वल टू T2 कितना है 60 केल्विन इंटू V2 की पावर 5/3 -1, तो 600 इंटू 10 की पावर 2/3, ये बराबर है 60 इंटू V2 की पावर 2/3। तो मैंने बोला इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, ठीक है। तो हमने बोल दिया 10 इज इक्वल टू V2/10 की पावर 2/3, ये हो गया। तो अब मैंने बोला दोनों साइड अगर हम क्यूब कर दे तो 10 का क्यूब बराबर V2/10 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2/3 इंटू 3 कैंसिल हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो हमने बोला 10 का क्यूब बराबर V2 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर, तो यहां से V2 का स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाएगा 10 की घात 5, 10 की घात 5। तो यहां से मुझे V2 समझ में आ रहा है 10 की घात 5/2 मीटर क्यूब। V2 समझ में आ रहा है 10 की घात 5/2 मीटर क्यूब। अगर V2 हो गया 10 की घात 5/2 मीटर क्यूब, तो समझे बात को ध्यान से, समझे बात को ध्यान से, V2 ये आ गया। तो हमने बोला अगर मैं WB से C निकालता हूं तो देखिएगा लेंदी जरूर है बट क्वेश्चन अच्छा है, लेंदी जरूर है बट क्वेश्चन अच्छा है। WB से C हो गया 1 मोल था, तो -2.303 इंटू 1 इंटू आर इंटू T2 कितना है, इंटू T2 कितना है 60 इंटू ln V3/V2 log V3/V2, क्योंकि 2.303 में यूज कर रहा हूं। 10 की घात 5/2 हो गई ये वाली चीज, बढ़िया। अगर ये वाली चीज समझ में आती है तो प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये जो पूरी चीज आपने लिखी है ये चीज किसके बराबर है, WB से C जो आपने लिखा है ये चीज किसके बराबर है, -QB से C के बराबर है ना। अगर ये चीज -QB से C के बराबर है तो हमने बोला कि ये चीज इससे अगर मैंने कैंसिल कर दी तो QB से C क्या आ जाएगा, QB से C आ जाएगा 2.3 R 60 इंटू log V3 माइनस log 10 की पावर 5/2, और ये हो गया, ठीक है। तो हमने बोला 2.3 R 60 इंटू log V3 माइनस 5/2 log 10 होता है 1। ये चीज आ गई, बढ़िया। बेटा ये QB से C है और यही टोटल Q है, और टोटल Q है RT2 ln 10, यानी कि मैं यहां पे ये कह दूं क्या कि RT2 ln 10 ये बराबर है 2.3 इंटू R इंटू 60 इंटू लॉग V3, है ना, V3 अपॉन, मैं इसको ऐसे ही रखता हूं, रीजन है उसका, मैं लॉग से कंपेयर करूंगा, मैं इसको ऐसे ही रखता हूं, है ना। अगर ऐसा है तो R से R कैंसिल, T2 से 60 कैंसिल, है ना। यहां ln 10 है तो इसको लिखते हैं 2.3 इंटू लॉग 10, और ये चीज बराबर हो गई 2.3 इंटू लॉग V3 इंटू 10 की घात -5/2, 2.3 से 2.3 कैंसिल। अगर ये चीज हो गई तो हम दोनों साइड लॉग लॉग अगर कंपेयर करें तो 10 बराबर V3 इंटू 10 की घात -5/2। बट मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना है क्या, हाँ यही कर लेते हैं, चलो कोई नहीं, ठीक है जी। तो मैंने बोला log 10 बराबर, मतलब अगर मैं लॉग कंपेयर करूं तो 10 इज इक्वल टू V3 इंटू 10 की घात -5/2, तो यहां से V3 हो जाएगा 10 अपॉन 10 की घात 5/2,
यानी कि 10 की घात 1 माइनस 5/2 यानी कि 10 की घात -3/2। ये आ गया V3। अगर V3 ये आ गया है तो मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है 2 log V3 का मान, है ना, 2 log V3 का मान। तो बेटा मैं V3 का स्क्वायर लिख दूं क्या यहां पे एक बार? V3 का स्क्वायर आएगा 10 की घात -3। V3 का स्क्वायर क्या आएगा? 10 की घात -3। प्लीज समझने की कोशिश करो, क्या हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है? प्लीज ध्यान से देखना जरा। हाँ जी, प्लीज ध्यान से देखिए जरा। मैंने बोला कि T1 V1 की पावर गामा -1, T2 V2 की पावर गामा -1, तो ये हो गया आपके पास में 60 से 10 गुना कटा 10 की घात 2/3, V2 की घात 2/3, तो V2/10 की घात 2/3 इज इक्वल टू 10। तो 10 का क्यूब मैंने किया तो V2/10 का स्क्वायर, तो 10 का क्यूब इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर, यानी कि V2 स्क्वायर इज 10 की घात 5, तो V2 इज 10 की घात 5/2, है ना। ठीक है, ये V2 आ गया। अगर V2 ये आ गया तो -2.303 nRT2 log V3 अपॉन V2, और V2 है आपके पास 10 की घात 5/2, तो 2.303 R इंटू 60, ये चीज है log V3 माइनस log 10 की घात 5/2, तो मैंने 5/2 आगे ले लिया, log 10 1 हो जाएगा, या उसको मैंने ऐसे लिख दिया, तो 2.3 इंटू R इंटू 60 log V3 अपॉन दिस। अब ये चीज बराबर है RT2 ln 10 के, ये चीज बराबर है RT2 ln 10 के, तो उसको बराबर किया तो 2.3 log 10 हमारे पास में बराबर हो गया इसके, है ना, log 10 इज इक्वल टू 2.3 इंटू आर इंटू T2, तो 2.3 R T2 तो कैंसिल हो जाएंगे, log 10 बराबर इस चीज के, अगर ये है तो 10 बराबर इस चीज के, है ना, और अगर ये चीज ये आ जाती है तो मैंने बोला कि V3 इंटू 10 की घात -5/2, तो V3 हो जाएगा 10 अपॉन 10 की घात -5/2, 10 अपॉन 10 की घात -5/2, तो ये हो जाएगा 1 + 5/2, तो ये हो जाएगा +7/2, है ना। कैलकुलेशन लोचा हो गया, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसीलिए मैं हमेशा अपनी कैलकुलेशन एक बार चेक करता रहता हूं भाई लोग। ये हो गया, तो V3 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की घात 7। अगर V3 का स्क्वायर हो गया 10 की घात 7, तो 2 log V3 का मान मुझे बताना है। क्या मैं उसे log V3 का स्क्वायर बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल बोल सकता हूं। और log V3 का स्क्वायर जो है ये बराबर है log 10 की घात 7, यानी कि 7 इंटू log 10। log 10 हो गया 1, आंसर आ जाएगा 7, आंसर आ जाएगा 7, ठीक है, आंसर आ जाएगा 7। तो मैंने बोला कि यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 7। प्लीज गौर से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। प्लीज गौर से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। हाँ जी, यस, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है जी, आगे चलते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है ये वाला। आदर्श गैस के 5 मोल एक बार तथा 298 केल्विन ताप पर निर्वात में 2 गुने आयतन तक प्रसारित होने पर कितना कार्य करते हैं? निर्वात में 2 गुना आयतन, V से जाना है 2V। अगर मुझे निर्वात की बात करनी है तो निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब होता है बाहरी दाब 0। अगर बाहरी दाब 0 होता है तो बेटा जी सिंपल सी बात है, ये अगर 0 होता है तो आंसर हो जाएगा 0, और अगर आंसर हो जाएगा 0 तो आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, है ना, W हो जाएगा 0। ठीक बात है, तो ये तो मुक्त प्रसारण वाली बात है, मुक्त प्रसारण वाली बात है, हम इस पे पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन देखें, इसके बाद हम जाएंगे ऊष्मा रसायन के सवालों पे, फिर हम आएंगे एंट्रोपी के सवालों पे, फिर एक दो और अच्छे सवाल करेंगे, ऐसे करके लगभग 1 घंटा और हम इसके सारे अच्छे सवाल निपटाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस चैप्टर की थ्योरी एक बार अपनी साइड से और अच्छे से रिवाइज करिएगा। मैंने सारे बेहतरीन एडवांस और मेंस के सवाल इकट्ठे करे हैं और फिर इस सेशन को रिकॉर्ड किया है आप सबके लिए, है ना। तो इस गैस के द्वारा जो चित्र में दिखाए गए ABC पथ के अनुसार उत्क्रमणीय प्रसार करती है, कार्य का परिमाण क्या होगा? तो बेटा ABC ये दिख रहा है, क्या ये एक चक्रीय प्रक्रम है? नहीं, चक्रीय प्रक्रम जब होता जब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु सेम होता।
चक्रीय प्रक्रम जब होता जब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु सेम होता, तो ए से बी से सी। तो मैंने बोला अगर मेरे को कार्य निकालना हो तो क्यों ना मैं इस ए से बी से सी के बीच में जो वक्र है, अगर इसका मैं कुल क्षेत्रफल बता दूं तो मेरा काम बन जाएगा। अगर कुल कार्य बताने पे काम बन जाएगा तो आप देखना कुल कार्य क्या हो जाएगा। क्या कुल कार्य ये हो जाएगा क्या? प्लीज गौर से देखिएगा। क्या कुल कार्य ये हो जाएगा क्या? प्लीज ध्यान से देखना। इस वर्ग का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दिया जाए तो क्या कुल क्षेत्रफल आ जाएगा, और जो कुल क्षेत्रफल होगा वो कुल कार्य हो जाएगा। कुल क्षेत्रफल जो है वो कुल कार्य हो जाएगा। तो हमने बोला ए से बी से सी जाना है, तो हमने बोला है भाई ऐसा है, ये चीज हम कैसे कह सकते हैं? हमने बोला ए बी सी डी ई, ये बोल देते हैं हम लोग, है ना, ए बी सी डी ई। तो मैंने बोला भाई ऐसा है, यहां पे कार्य जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एरिया किसका, ए बी डी ई वर्ग का प्लस एरिया बी सी डी ट्राइंगल का, ए बी डी ई प्लस बी सी डी ट्राइंगल। अगर ए बी डी ई मेरे पास में एक वर्ग है तो देखो हम जा रहे हैं, ये पॉइंट क्या है हमारा 2, ये पॉइंट क्या है हमारा 8, तो 2 से 8 हम गए तो अंतर आया 6। इसी तरह ये पॉइंट हमारा है 2, ये पॉइंट हमारा है 8, 2 से 8 हम गए तो ये अंतर भी आया 6। अगर ये भी 6 और ये भी 6, तो टोटल हमारे पास में वर्ग क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड प्लस, अगर इस ट्राइंगल की मैं बात करूं तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास बेस है 8 से 12, तो ये हो गया 4, और ये हाइट है 6, तो हाफ इंटू 6 इंटू 4, तो हमने बोला 6 इंटू 6 हो गया 36, ये हो गया 12, आंसर हो गया 48, 48 पास्कल मीटर क्यूब, ये यूनिट आई। और हमें आंसर किस में देना है, हमें तो बस यूनिट ही बतानी, हमें इसने कुछ कहा ही नहीं, जूल बताओ क्या बताओ, कुछ कहा ही नहीं, तो हम तो यही बोल देंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 48। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 48। प्लीज बताइए डन है क्या? प्लीज बताइए डन है क्या? सही है, 48 पास्कल मीटर क्यूब। ये हो जाएगा आंसर, सही है ना? अच्छी बात है, प्लीज देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बताएं। मैंने क्षेत्रफल ले लिया सिर्फ और सिर्फ, है ना। चलो अब चलते हैं अगले टाइप के सवालों की तरफ। अगर अगले टाइप के सवालों की तरफ चलें तो बेटा ऊष्मा गतिकी के हिसाब से काफी सवाल हो गए, अब ऊष्मा रसायन के कुछ सवाल हो जाएं। ऊष्मा रसायन के जब सवालों की बात आती है तो जैसे एक तरीके का सवाल है ये, 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम दाब पर दहन की एंथैल्पी का डेटा आपको नीचे दिया हुआ है। हाइड्रोजन के दहन की एंथैल्पी पता है, मानक ग्रेफाइट की पता है, एथेन की पता है। मुझे बताना है एथेन के निर्माण की एंथैल्पी क्या होगी। एथेन मतलब C2H6, अगर मुझे निर्माण करना है तो निर्माण होता है उसकी परमाणविक मानक अवस्थाओं से। तो मैंने बोला 2 कार्बन सॉलिड प्लस 3 हाइड्रोजन गैस, और इससे हमारा बनता है C2H6। ये रिएक्शन है, 2 कार्बन सॉलिड प्लस 3 हाइड्रोजन गैस, और इससे बनता है C2H6, है ना। 2 कार्बन सॉलिड प्लस 3H2 गैस, इससे क्या बनता है C2H6। तो सोच सकते हैं क्या हम क्या कर सकते हैं यहां पे, सोच सकते हैं क्या हम क्या कर सकते हैं यहां पे? प्लीज ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, ट्राई करना इस सवाल को वीडियो पॉज करके एक बारी। हाँ जी, देखिए भाई इस सवाल को जरा। तो ये है ऊष्मा रसायन पे आधारित सवाल। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो 25 डिग्री सेल्सियस 1 एटीएम दाब पर दहन की एंथैल्पी का डेटा हमको दिया हुआ है ना। ये रिएक्शन है हमारे पास दहन की। तो बेटा जब भी दहन का डेटा दिया जाए या विरचन का डेटा दिया जाए, अभिक्रिया की एंथैल्पी निकालने के ये फॉर्मूले होते हैं, मैंने पहले से आप लोगों के लिए लिख रखे हैं कि अगर विरचन का डेटा है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, अगर दहन का डेटा है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, और अगर बंद एंथैल्पी का डेटा है तब भी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अगर ऐसा है तो इस बार तो दहन का डेटा है, तो रिएक्टेंट का डेटा माइनस प्रोडक्ट का डेटा हमको करना है।
ये रिएक्शन है, वो विर्चन की एंथैल्पी का रिएक्शन है कि 1 मोल यौगिक बनाना है उसके मूल परमाणविक अवस्थाओं से। तो मैंने बोला कि इस रिएक्शन की एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इस रिएक्शन की एंथैल्पी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स अभिकर्मक का दहन प्लस 3 टाइम्स अभिकर्मक का दहन माइनस इथेन का दहन। ये चीज है। अगर ये चीज है तो ध्यान से देखिएगा, 2 टाइम्स कार्बन का दहन अगर मैं बोलता हूं तो 2 टाइम्स -394 प्लस 3 टाइम्स हाइड्रोजन का दहन हो रहा है -286 माइनस C2H6 का दहन हो रहा है -1560। राइट, सारा डेटा मैंने पुट कर दिया, सारा डेटा मैं पुट करके सॉल्व कर लूंगा, आंसर आ जाएगा -86 किलो जूल पर मोल। आप लोग प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, ट्राई करके देख सकते हैं, आंसर आएगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। सही है जी, बढ़िया है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 2022 में आया हुआ सवाल है। अच्छी बात है भाई, अगर ये ऐसा सवाल है तो सेम ऐसा एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क में भी है, जिसमें दहन का डेटा दिया है और एंथैल्पी पूछी है। आप लोग ट्राई करिएगा, है ना। अगर ये समझ में आता है तो ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ जाता है ये, NaCl की जालक एंथैल्पी तथा विलयन की एंथैल्पी हमें दी गई है, मुझे जल योजन एंथैल्पी बतानी है। चालक एंथैल्पी और विलयन की एंथैल्पी दी हुई है, जल योजन एंथैल्पी बतानी है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करें, हमें विलयन की एंथैल्पी और बाकी एंथैल्पियों में रिलेशन पता है ये, कि जो विलयन की एंथैल्पी है ये बराबर होती है जालक की एंथैल्पी प्लस जल योजन एंथैल्पी। जालक की एंथैल्पी प्लस जल योजन एंथैल्पी। अगर ऐसा है तो जालक एंथैल्पी है 788, विलयन की एंथैल्पी है 4। जल योजन मुझे बताना है। अगर मुझे जल योजन बताना है तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 788। आंसर आएगा -784 किलो जूल पर मोल, -784 किलो जूल पर मोल। सीधा फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकलता है ना। ये भी एक वैरायटी है। फिर एक आता है बड़ा आसान किरचॉफ इक्वेशन का सवाल, है ना। देखो ये सवाल कह रहा है कि 200 डिग्री सेल्सियस पर 200 डिग्री सेल्सियस पर आयोडीन की ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी का मान आपके पास है। अगर मैंने ऊर्ध्वपातन बोला तो ऊर्ध्वपातन क्या हो जाएगा, I2 सॉलिड से I2 गैस, ये एक ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया है। अब 200 डिग्री सेल्सियस पे डेटा दिया हुआ है, विशिष्ट ऊष्माएं दी हुई हैं और 250 डिग्री सेल्सियस पर आयोडीन की ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी आपसे पूछी है। तो जब दो टेम्परेचर पे एंथैल्पी पूछी जाए तो बेटा जी हम कहते हैं डेल्टा H0 T2 टेम्परेचर माइनस डेल्टा H0 T1 टेम्परेचर, ये बराबर है डेल्टा S T2 माइनस T1। डेल्टा S है विशिष्ट ऊष्माओं का अंतर, T2 माइनस T1। ध्यान से समझें, डेल्टा S है प्रोडक्ट की विशिष्ट ऊष्मा माइनस अभिकर्मक की विशिष्ट ऊष्मा। अगर ऐसा है तो मुझे 250 डिग्री सेल्सियस पर मान निकालना है। माइनस 200 डिग्री सेल्सियस पर अगर मैं बात करूं तो मान है 24 कैलोरी पर ग्राम, इज इक्वल टू डेल्टा एस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यानी कि मैंने बोला 0.031 माइनस 0.055 इंटू T2 माइनस T1, यानी कि 250 माइनस 200। आप केल्विन में भी कन्वर्ट करेंगे तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन का अंतर तो सेम ही आता है। अगर ऐसा है तो ध्यान से देखें, यहां से हमने डेल्टा H0 निकाल दिया 250 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, वो हो जाएगा 24 प्लस ये पूरा वैल्यू,
और ये सॉल्व होके आएगा 22.8 कैलोरी पर ग्राम। 22.8 कैलोरी पर ग्राम। अगर ये आ रहा है 22.8 कैलोरी पर ग्राम, तो ध्यान से समझने की कोशिश करें, आंसर हो गया ए ऑप्शन, है ना? बढ़िया। अगर इस तरीके के सवाल आपको समझ में आते हैं तो एक वैरायटी और है हमारे पास जो कि हेस लॉ पे आधारित है, और एक वैरायटी वो है जो उदासीनीकरण की ऊष्मा पे आधारित है। तो अगर आप यहां देखें ध्यान से, तो सवाल ने कहा है इस रिएक्शन की एंथैल्पी दी हुई है, इस रिएक्शन की एंथैल्पी दी हुई है, इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है। तो जब कुछ रिएक्शंस का डेटा देके किसी रिएक्शन का डेटा पूछे, तो हम क्या कर सकते हैं? कार्बन ग्रेफाइट लेफ्ट साइड, सीओ चाहिए राइट साइड, और वो भी 1 मोल चाहिए। तो ऊपर वाली रिएक्शन को 2 से डिवाइड करके अगर उलट दे तो मेरा काम बन सकता है क्या? देखो 2 से डिवाइड करके अगर मैं उलट रहा हूं तो CO2 से बन रहा है CO प्लस हाफ O2, और इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H1 नॉट है x किलो जूल पर मोल। फिर दूसरी रिएक्शन ये वाली है कि कार्बन प्लस O2, इससे बन रहा है CO2, और इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा H2 नॉट है वो है माइनस वाई, ये x/2 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा माइनस वाई किलो जूल पर मोल। x/2 हो जाएगा ना, क्योंकि रिवर्स किया तो x हो गया और 2 से डिवाइड किया तो 2 हो गया डिवाइड में। तो अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, है ना? मैंने बोला C प्लस हाफ O2 और इससे बन गया CO, और हमने क्या बोला, ये चीज क्या आ गई, x/2 माइनस वाई। ये चीज बन गई, ये चीज बन गई, तो सॉल्व होके बन रहा है x माइनस 2y/2। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर x माइनस 2y/2। करेक्ट है? बढ़िया। आइए एक वैरायटी और देखें, ये वाली। ये सवाल लगता है बड़ा भारी भरकम सा, और उतना भारी भरकम है नहीं, ध्यान से समझिएगा। जब 0.2 मोलर H2SO4 विलियन के 400 ml को 0.1 मोलर NaOH विलियन के 600 ml में मिलाया जाता है, तो जब मोलरता और आयतन हमारे पास है, तो आप देखिए मोलरता है मोल अपॉन आयतन, तो मोल्स है मोलरता इंटू आयतन। तो हमने बोला अगर हमने H2SO4 के मोल निकाले तो मोलरता है 0.2 इंटू आयतन है 400 ml, तो आंसर हो जाएगा 80 मिलीमोल। इसी तरह अगर मैंने NaOH की बात करी तो हमारे पास में मोलरता है 0.1 इंटू आयतन है 600 ml, तो आंसर हो जाएगा 60 मिलीमोल। हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये 80 और ये 60। तो अगर H2SO4 और NaOH क्रिया कर रहे हैं तो ताप में वृद्धि कितनी होगी ये हमको बताना है। तो देखो ध्यान से, अम्ल क्षार अभिक्रिया तो हम सबको आती है लिखनी, कि H2SO4 जब NaOH के साथ क्रिया करेगा तो बनाएगा Na2SO4 प्लस वाटर। अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करने लगूं तो यहां लग जाएगा 2, और आपके पास हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है हमारे पास में 2 और 4 6, तो यहां है 4, तो यहां लग जाएगा 2, तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 4। रिएक्शन होगी बैलेंस। अगर मैं दोनों के मिलीमोल लिखूं तो एक 80 है और एक 60 है, तो ये हो गया 80 मिलीमोल, ये हो गया 60 मिलीमोल। अब इसका एलआर निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब अभिकर्मक में एक से ज्यादा चीज के मोल पता हो तो एलआर निकलता है। हमें तो जल के मोल से मतलब है, क्योंकि मुझे जल के बनने की अभिक्रिया दी हुई है, और मुझे उसी के लिए विशिष्ट ऊष्मा भी दी हुई है, मुझे घनत्व भी दिया हुआ है, और मुझे ताप में अंतर बताना है। तो मैंने कहा कि एलआर होगा ये, क्योंकि इसके लिए स्टोइकियोमेट्री अपॉन थियोरेटिकल अपॉन स्टोइकियोमेट्री का रेशियो कम आ रहा है। तो 2 मोल पे 2 मोल, तो 1 मोल पे 1 मोल, तो 60 पे हो गया 60। जल के कितने मोल आ गए? 60 मिलीमोल। अगर जल के मिलीमोल आ गए 60, तो बेटा ध्यान से देखें, 1 मोल के लिए कितनी ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है? -57.1 किलो जूल। तो अगर 60 मिलीमोल है तो इतने मोलों के लिए कितनी ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है? ये है ना। अगर ये है तो ये हो गया किलो जूल। अब आप ध्यान से देखें, अगर ये किलो जूल है तो इंटू 10⁻³ करते ही ये हो जाएगा जूल। तो मैंने बोला -57.1 इंटू 60 जूल, ये आंसर हो जाएगा। तो 6 × 1 = 6,
है ना, 6 7 जा 42, 6 5 जा 30 और 4 34 इंटू 10, ये हो जाएगा आपका जूल। अगर ये मेरे पास में Q हो गया तो मुझे बताना है ताप का अंतर जल के लिए। तो बेटा जल का घनत्व है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये बात हमने पहले भी करी है कि अगर जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम है, यानी कि 1 ml में 1 ग्राम है, यानी कि 1000 ml में 1000 ग्राम है। और अगर 1000 ml में 1000 ग्राम है, इसका मतलब 1 लीटर में 1000 ग्राम है। अगर 1 लीटर में 1000 ग्राम जल है तो आप देखें Q बराबर ms डेल्टा टी होता है, तो यहां से डेल्टा टी हो जाएगा Q बाय एम एस। Q कितना है? -3426 अपॉन m है 1000 इंटू s है 4.18। s क्या है? 4.18। अगर ये चीज डन है, अगर ये चीज डन है तो यहां से वैल्यू निकल करके आएगी ये, और हमें अंतर चाहिए इसी का, तो ये आंसर हो गया 82। आंसर क्या हो गया बेटा? 82, है ना? बढ़िया, ठीक है जी, ये भी डन है। अगर ये क्वेश्चन भी करना आ गया तो अब चलते हैं एंट्रोपी के डिस्कशन की तरफ, क्योंकि और तो अब कुछ बचा नहीं है, हमने सारी प्रोफाइल कर ली। एक ये देख लो जरा, बंद एंथैल्पी का भी एक एग्जांपल। 298 केल्विन पर आपको अलग अलग बंद एंथैल्पी के डेटा दिए हैं। इस रिएक्शन के लिए आपको एंथैल्पी का परिवर्तन बताना है, तो क्यों ना मैं इसको सही से स्ट्रक्चर वाइज लिख दूं। तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, इससे बन रहा है CH3। ये हो गया। एंथैल्पी का परिवर्तन बताइए, तो हमने बोला समेशन बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट माइनस समेशन बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट। तो मैंने बोला कि यहां पे मैं लिख दूंगा C डबल बॉन्ड C की बंद एंथैल्पी प्लस 4 टाइम्स CH बंद एंथैल्पी प्लस HH बंद एंथैल्पी, ये हो गए रिएक्टेंट। माइनस अगर मैं प्रोडक्ट की बात करता हूं तो कार्बन कार्बन बंद एंथैल्पी प्लस 6 टाइम्स कार्बन हाइड्रोजन बंद एंथैल्पी। बस सारा डेटा मुझे दिया हुआ है, एज इट इज मुझे वैल्यू पुट करनी है। जैसे ही मैं वैल्यू पुट कर दूंगा मेरा आंसर बन जाएगा यहां पे -125 किलो जूल, -125 किलो जूल। सही है साहब? तो बंद एंथैल्पी का सवाल भी हमने ट्राई किया। आइए एंथैल्पी पे बात करते हैं, सॉरी एंट्रोपी पे। एक ही प्रोफाइल बचती है एंट्रोपी, बाकी हमने सब कुछ ही डिस्कस किया है। डेल्टा जी मैं रासायनिक साम्यावस्था में कवर करूंगा अच्छे से, है ना? ध्यान से देखो सवाल क्या कह रहा है। 350 केल्विन पर एक आदर्श गैस का एक मोल 2 लीटर के पात्र में है, जिसमें परिवेश के संपर्क में रहने वाली तापीय चालक दीवारें हैं। 4 एटीएम का नियत दाब के विरुद्ध 2 लीटर से 3 लीटर तक समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार हो रहा है। 2 लीटर से 4 लीटर तक, 2 लीटर से 3 लीटर तक समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार हो रहा है। परिवेश की एंट्रोपी बताओ। तो बेटा हमें यह पता है कि जब भी कोई प्रक्रम उत्क्रमणीय होता है तो उसके लिए डेल्टा एस टोटल 0 होता है। अगर डेल्टा एस टोटल 0 है तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ये चीज क्या है? 0। मतलब जो सिस्टम का चेंज है उसका नेगेटिव सराउंडिंग का चेंज है। आप देखिए ध्यान से, अगर मैं डेल्टा एस का जनरल फॉर्मूला देखूं तो वो होता है NCV/ln T2/T1 प्लस NR/ln V2/V1, या फिर मैं इसे क्या बोल सकता हूं? NCP/ln T2/T1 प्लस NR/ln P1/P2, ये बोल सकता हूं। अब मुझे समतापीय बोला है तो ये आगे वाला टर्म तो दोनों से ही हट जाएगा, क्योंकि T1 T2 बराबर होते हैं। तो हमने बोला समतापीय के लिए तो भैया ऐसा है कि जो डेल्टा एस है वो हो जाएगा या तो NR/ln V2/V1
या हो जाएगा nRln P1/P2। अब आपको डेटा सारा पता है, आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रख सकते हैं। मोल्स कितने हैं हमारे पास में? 1 मोल इंटू आर इंटू ln V2/V1, यानी कि 2 से 3 लीटर, यानी कि 3/2। बट ये डेल्टा है, सिस्टम है, मुझसे सराउंडिंग पूछा है, तो वो हो जाएगा नेगेटिव टाइम्स डेल्टा एस सिस्टम। सही बात है, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बढ़िया है भाई। अगर ये समझ में आता है तो इसी टाइप का एक और सवाल देखो जरा, इसी टाइप का एक और सवाल देखो जरा। एक और सवाल अगर आप देखेंगे तो वो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का, जहां पे एक से ज्यादा करेक्ट चीजें हैं, एक से ज्यादा करेक्ट चीजें हैं। अगर एक से ज्यादा करेक्ट चीजें हैं हमारे पास में, तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन कह रहा है एक आदर्श गैस अवस्था 1 से अवस्था 2 में उत्क्रमणीय समतापीय विस्तार से जाती है। एक आदर्श गैस अवस्था 1 से अवस्था 2 में उत्क्रमणीय समतापीय विस्तार से जाती है, और अवस्था 2 से अवस्था 3 में उत्क्रमणीय रुद्धोष्म विस्तार से जाती है। बताओ कौन कौन से ग्राफ यहां पे सही है? तो बेटा आपको यह बात मैं समझा दूं कि अगर रुद्धोष्म विस्तार होता है, मैं आपको यह बात सिखा दूं कि अगर रुद्धोष्म प्रक्रम है तो उसके लिए Q0 होता है, जो डेल्टा U है वो W के बराबर है, यानी कि ये चीज बराबर है NCV - T1 के। तो मैंने बोला कि हमारे पास दो तरीके की बातें हैं। अगर प्रसारण होता है गैस का तो W नेगेटिव होता है, W नेगेटिव होता है, यानी कि NCV T2 - T1 का मान लेस देन 0 होता है, यानी कि डेल्टा T नेगेटिव है, यानी कि अंतिम ताप कम है प्रारंभिक ताप से, यानी कि कूलिंग हो रही है। इसी तरह अगर संपीड़न हो रहा है, अगर संपीड़न हो रहा है तो कार्य धनात्मक है। अगर कार्य धनात्मक है तो NCV T2 - T1 का मान भी धनात्मक है, यानी कि डेल्टा T धनात्मक है। अगर डेल्टा T धनात्मक है मतलब यहां पे हीटिंग हो रही है, यहां हीटिंग हो रही है, यहां कूलिंग हो रही है। तो विस्तार करने पे, प्रसार करने पे ठंडा होता है, संपीड़न करने पे गर्म होता है। अब इस सवाल को समझो, अगर 1 से 2 उत्क्रमणीय समतापीय है तो पीवी कर्व तो ऐसा ही होता है, और रुद्धोष्म के लिए भी ऐसा ही होता है, तो ये तो सही है। और हाँ, यहां से दिमाग लगाना पड़ेगा, पीटी कर्व। तो मैं बोलूंगा ए से बी जो है आपका अवस्था 1 से 2 जो है समतापीय है। समतापीय है तो ताप तो फिक्स है, और प्रसार का मतलब आयतन का बढ़ना और दाब का घटना, सही है। 2 से 3 अगर आप जा रहे हो तो रुद्धोष्म विस्तार है। रुद्धोष्म विस्तार का मतलब है कि बेटा जी तापमान क्या होगा, दाब तो घटेगा और तापमान भी घटेगा, क्योंकि प्रसार का मतलब दाब का घटना, और रुद्धोष्म प्रसार में कूलिंग होती है, मतलब अंतिम ताप प्रारंभिक से कम होता है। तो देखो जी, ये भी ठीक लग रहा है। अगर मैं डी ऑप्शन को देखूं, टीएस डायग्राम, क्योंकि मुझे एंट्रोपी पे कमेंट करना अच्छा लग रहा है, तो हमने बोला कि फर्स्ट से सेकंड तो समतापीय विस्तार है, तो विस्तार है तो एंट्रोपी तो बढ़ेगी, बट ताप सही है, तो ये सही है। सेकंड से थर्ड रुद्धोष्म, रुद्धोष्म में एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, क्योंकि डेल्टा एस टोटल 0 होता है, क्योंकि Q/T होता है एंट्रोपी, एंट्रोपी होता है Q/T, और रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए Q रिवर्सिबल 0 होता है, तो डेल्टा एस 0, यानी कि एस कांस्टेंट, एस कांस्टेंट है। और अगर विस्तार हो रहा है तो तापमान घटता है, ठंडा हो रहा है, तो ये भी सही है। अगर आप यहां बात करें तो H वर्सेस S है, ये है ना, ये क्या है, H वर्सेस S है, हाँ जी। तो फर्स्ट से सेकंड समतापीय है, समतापीय है तो एंथैल्पी कांस्टेंट होगी, क्योंकि डेल्टा H 0 होता है, एनसीपी डेल्टा T, तो ये तो ठीक है। और प्रसार हो रहा है तो एंट्रोपी बढ़ रही है। सेकंड से थर्ड रुद्धोष्म है, रुद्धोष्म है और आपका एंट्रोपी तो कांस्टेंट है, बट एंथैल्पी बढ़ कैसे रहा है बेटा? अगर प्रसार हो रहा है तो डेल्टा T नेगेटिव है, डेल्टा T नेगेटिव है तो डेल्टा H नेगेटिव होगा ना, एनसीपी डेल्टा T, तो H शुड डिक्रीज, बट यहां तो H बढ़ रहा है, ये गलत है। तो आंसर हो गए ए, बी और डी। इस तरीके के सवाल भी आते हैं, जेईई एडवांस का सवाल है, अच्छा सवाल है, आई होप आप लोग कर पाए होंगे। मुझे लगता है इसी के साथ हमारा डिस्कशन हमें आज यहीं समाप्त करना चाहिए। कुछ अच्छे सवाल मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं, जैसे कि ये हुआ,
और कुछ कुछ सवाल आपको और मिलेंगे, उन्हें आप होमवर्क में ट्राई करें। बेहतरीन सवाल है, अच्छे से। आई होप आपको लेक्चर रिवाइज करने में मजा आया होगा। मैं क्रिस्प सवाल लेके आया था ताकि हर तरीके का कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो सके। मैंने डेल्टा जी के सवाल नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि बेटा वो मैं रासायनिक साम्यावस्था में लूंगा, है ना। स्वतः प्रक्रम वाले भी वहीं पे ही लूंगा। ठीक है बेटा, चलिए तो इसी के साथ आज का सेशन करते हैं वाइंड अप। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऐसे ही मुस्कुराते रहे। आई लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।